भारत क्यों नहीं बना सकता एडवांस लड़ाकू जहाज? बड़ा सवाल है ये। भारत आज के समय में बहुत से डिफेंस वेपन पर काम कर रहा है और कुछ सालों में भारत ने बहुत कुछ वेपन्स ऐसे बनाए हैं जो दुनिया के एडवांस और मॉडर्न वेपन को तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। भारत आज रॉकेट टेक्नोलॉजी के मामले में चांद को छू रहा है। इतना विकसित हो चुका है भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर, लेकिन फिर भी भारत आज तक क्यों एडवांस लड़ाकू जहाज क्यों नहीं बना पाया? ऐसे मॉडर्न जहाज आज की चुनौती को टक्कर दे सके। क्या आपने कभी सोचा है, जब भारत की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है तो लड़ाकू जहाज बनाने में ऐसा क्या मुश्किल है कि भारत अभी भी पीछे है? जब भारत मंगल तक यान भेज सकता है, अग्नि 5 मिसाइल बना सकता है, तो वो एक कैपेबल लड़ाकू जहाज क्यों नहीं बना पा रहा? बहुत बड़ी बात है ये। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का राज। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। भारत रॉकेट, मिसाइल्स आदि बनाने में माहिर हो चुका है और ये भी सच है कि रॉकेट इंजन, जेट इंजन सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन फिर भी भारत ने जब अपना खुद का जेट इंजन बनाने का निर्णय लिया, तब किसी दूसरे देश का इंजन लेना मजबूरी बन गया। आज भी भारत अपना खुद का फाइटर इंजन बनाने में सफल नहीं हो पाया है। भारत के फाइटर जेट दुनिया के फाइटर जेट के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, रॉकेट इंजन भी जेट इंजन की तरह इंटरनल थ्रस्ट जनरेट करता है। दोनों इंजन न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बेहद अलग है। रॉकेट इंजन को स्पेस में संचालित करना होता है जहां ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए इसके इंजन के पास खुद का ऑक्सीजन सोर्स होना बेहद जरूरी होता है। जबकि जेट इंजन अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो रॉकेट इंजन को किसी कंट्रोल पावर की जरूरत नहीं होती। इसे स्पेस तक जाना होता है तो इसे कितनी भी पावर दी जा सकती है, लेकिन जेट इंजन को बैलेंस्ड पावर देनी होती है, वरना वो ऑपरेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। कभी जेट इंजन में रॉकेट इंजन लगा दिया जाए तो समझ लीजिए उस फाइटर जेट का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इतना पावरफुल होगा कि उसे कंट्रोल ही किया नहीं जा सकेगा। दोस्तों, ये सब समझने के लिए आपको बताते हैं कि जेट इंजन काम कैसे करता है, कैसे इन्हें बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए टर्बो जेट इंजन को ही ले लेते हैं, जो कि एक एयर ब्रीथिंग इंजन है। जिस एयरक्राफ्ट में ये लगाया जाता है उसे सिर्फ फ्यूल कैरी करना है, क्योंकि फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो उसे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। इस तरह के इंजन में इनटेक होता है, जिससे हवा कंप्रेसर ब्लेड तक पहुंच पाती है। इसी हवा से इंजन थ्रस्ट पैदा करता है, इसीलिए इसे एयर इनटेक, जो हवा को अंदर पहुंचा रहा है, उसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तरह तरह के अरेंजमेंट किए जाते हैं ताकि बैलेंस्ड एयर ही कंप्रेसर तक पहुंच पाए। कंप्रेसर का काम है एयर को स्क्वीज करके छोटे से एरिया में रखना। इससे एयर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि एयर पार्टिकल्स को कम स्पेस में स्क्वीज करना एक तरह से एयर के मॉलिक्यूल्स को फोर्सफुली पास लाना होता है, जिससे हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंप्रेसर में हर स्टेज पर एरिया कम होता जाता है और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के ब्लेड्स लगे होते हैं। एयर टेम्परेचर और प्रेशर हर स्टेज पे बदले जाते हैं। ये कंप्रेस एयर आगे कंबशन तक जाती है, जहाँ एयर पास होने के लिए होल्स होते हैं और फ्यूल पास होने के लिए माइक्रो होल होते हैं। जब हाई प्रेशर वाली एयर और टेम्परेचर आगे जाती है और फ्यूल उसके ऊपर पड़ता है तो कंबशन शुरू हो जाता है और आगे जाकर एयर मोलिक्यूल्स दोबारा एक्सपेंड करते हैं, और जहाँ ये एक्सपेंड करते हैं वहाँ पर टरबाइन होता है। यहाँ पर एयर के लिए भी कई ब्लेड्स और होल्स होते हैं। एयर टेम्परेचर और प्रेशर को मॉडिफाई करके ही टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन सही से काम करता है, तभी कंप्रेसर भी सही से काम कर पाता है। दोस्तों, ये बेसिक सा आइडिया है जिस तरीके से जेट इंजन काम करता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये टेक्नोलॉजी सभी को मालूम है। हमने देखा कि इंजन में अलग अलग लेवल का प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट करना पड़ता है, जिसके लिए इंजन का मटेरियल बहुत अलग तरीके का होता है। जिससे इंजन की बॉडी बनाई जाती है वो अलग, यानी कि जिससे ब्लेड बनाई जाएगी वो अलग, और इंजन के जो बाकी पार्ट बनेंगे वो अलग मटेरियल से बनाए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर टरबाइन ब्लेड्स की बात करें तो ये इतने मजबूत होने चाहिए जो एक लंबे समय तक हाई टेम्परेचर को झेल सके। अगर यहाँ पर आम लोहे का इस्तेमाल करेंगे तो टेम्परेचर और हीट की वजह से आम लोहे की तरह पिघल जाएगा, और इसमें लोहे के अलावा भी बहुत से मटेरियल चाहिए।
जिन्हें प्रोड्यूस करना और अरेंज करना बहुत मुश्किल तो है ही और साथ ही बहुत महंगा भी है। इंजन बनाने के लिए जो मेटल चाहिए उनका कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस भी बहुत कठिन होता है और मेटल की कास्टिंग भी बहुत कम देश ही कर पाते हैं। दोस्तों, मेटल की कमी होना या पैसे की कमी होना यही एक कारण नहीं है, और भी कारण है जिस वजह से भारत ये जेट इंजन नहीं बना पाता। एक ये कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसे डेवलप करने के लिए टाइम और एक्सपीरियंस की दोनों की जरूरत है। इसे बनाने के लिए ऐसी वर्क फोर्स चाहिए जिसका इसी फील्ड में 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस हो, और पूरा एक्सपीरियंस और नॉलेज होने के बावजूद भी इसे डेवलप करने में कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेस्ट फैसिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चाहिए और बहुत से अरेंजमेंट होने चाहिए, और इन सभी चीजों का इस्तेमाल और फाइनेंशियल अरेंजमेंट पहले ही करने होंगे। ऐसे अरेंजमेंट जो 15 साल तक चल पाए। इसीलिए किसी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए उसका इंजन खरीदना उसे बनाने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी जेट इंजन बनाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल DRDO का कावेरी इंजन बनाने का प्रोसेस भी शुरू है, जिसके तहत भारत कावेरी डेरिवेटिव इंजन डेवलप कर रहा है। यह 8000 से 10,000 थ्रस्ट का इंजन होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कहा जा रहा है कि प्रोग्राम फेल हो चुका है, लेकिन असल में इस प्रोजेक्ट को अभी उतना टाइम नहीं हुआ कि इसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाए। भारत को 15 साल से भी ज्यादा वक्त लगेगा इंजन बनाने में, क्योंकि भारत के पास अभी रिसोर्सेज नहीं है और समय समय पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना और अच्छी स्किल और प्रोफेशन को मेंटेन करना बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। भारत पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ऊपर से भारत के पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस से बहुत कम है। भारत को इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। दोस्तों, इंजन बनाने के लिए उसमें यूज होने वाले मेटल को भी डेवलप करना होगा। इंजन का एक एक पार्ट बनाने में कई साल लग जाते हैं, जिसके लिए चाइना का उदाहरण लिया जा सकता है, जो कि बहुत सी टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से आगे है, लेकिन वो भी इस इंजन को डेवलप नहीं कर पाया है। दोस्तों, अमेरिका ने जब 1975 में F-18 अपना फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया था तो इसमें $5 बिलियन का खर्च आया था, और आज के समय में ये खर्च इससे भी 2 गुना आएगा। और ऊपर से भारत के पास टेस्ट फैसिलिटीज भी नहीं है। टेस्टिंग के लिए भारत को रशिया और जर्मनी जाना पड़ता है, जिसकी फंडिंग के लिए भी सरकार पर डिपेंड करना पड़ता है, और ये फंडिंग प्रोसेस भी बहुत लंबी पड़ जाती है। भारत के पास अभी टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है जो समय के साथ पूरी हो पाएगी, लेकिन कितना समय ये तो अभी वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। दोस्तों, यही वो कारण है जिससे भारत अभी तक कोई इंजन डेवलप नहीं कर पाया है। भारत कभी डेवलप कर पाएगा ऐसे कॉम्प्लेक्स इंजन, लेकिन भारत के पास आज अपना बनाया हुआ तेजस तो है, लेकिन उसके अंदर इंजन है वो दूसरी कंट्री का लगा हुआ है। जिस दिन भारत ने जेट इंजन डेवलप कर लिया, उसकी पहली पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी पीढ़ी आएगी, चौथी पीढ़ी आएगी, 5वीं पीढ़ी आएगी। जब 5वीं पीढ़ी आ जाएगी, दुनिया भर में भारत के फाइटर प्लेन्स, भारत के इंजन का डंका बजेगा। पूरी दुनिया के कंट्रीज जिन्हें हम सुपर पावर कह रहे हैं, वो भी भारत के फाइटर प्लेन खरीदने के लिए लाइन बनाकर खड़े रहेंगे। भूलिए नहीं, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी देने वाले भारत के ही लड़के हैं, जो कभी IBM में काम करते हैं तो कभी गूगल में काम करते हैं। भारत के लोगों ने ही अमेरिका की कंपनी को इस शिखर पर पहुंचाया है जहां वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे भारत का टैलेंट भारत में ही रहे और भारत में ही रिसर्च हो, तो भारत एक नए पैमाने पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो की जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।